हेलो हेलो। सो अभी आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि मैं ट्रैवल करके आया। मेरा लास्ट क्लोजिंग रिमार्क यही था कि मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस 5 घंटे का था और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ यू। आई होप ये कोई इसको सीख के आप लोग और प्रिपेयर्ड आएँ, बिकॉज US इमिग्रेशन इज़ नॉट अ फन। ये कोई मजाक नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ टफ़। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे इमिग्रेशन। बट अगर एक डॉक्यूमेंट भी अगर मिसिंग है तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो आज मैं ये वीडियो मेरे इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में बना रही हूँ। मैं ट्रैवल करके आई हूँ इंडिया से शिकागो में। I traveled via Mumbai to Dammam, Saudi Arabia, to Istanbul, Turkey, and then Chicago, US. पहला प्राइमरी इंस्पेक्शन होता है, फिर सेकेंडरी इंस्पेक्शन होता है। यूजुअली आप प्राइमरी इंस्पेक्शन में क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें, बट अगर कभी आप प्राइमरी इंस्पेक्शन में उनको और आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन में ले जाएंगे। वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको कहेंगे कि आप यहाँ पर रुकिए, कोई एक ऑफिसर आएगा और आपको अंदर ले जाएगा। ऐसे ही एक ऑफिसर आए, मुझे अंदर लेके गए सेकेंडरी इंस्पेक्शन में। मेरा पासपोर्ट उनके पास था। उन्होंने मुझसे काफ़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया था, कोई नहीं आया। मैं बाहर वेट करती रही, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि मेरी फ़्लाइट के ऑलमोस्ट हर एक इंसान को सेकेंडरी इंस्पेक्शन में बुलाया गया था। मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल टर्की से शिकागो US। ऑलमोस्ट हर एक इंसान मुझे अंदर आता हुआ दिख रहा था। तब मुझे लगा शायद आई डोंट नो समथिंग हैपेंड, कुछ फ़्लाइट में दिक्कत थी या कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़्लाइट में कोई था, इसलिए सबको चेक कर रहे हैं। कुछ रीज़न की वजह से ये जो भी हो रहा था मुझे अंदर लिया उन्होंने। 1-1.5 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए होंगे, उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। एट दैट टाइम मैं F1 वीज़ा पे थी, स्टूडेंट वीज़ा पे थी, और मेरा OPT जस्ट शुरू हुआ था। तो मैं इंडिया से काम कर रही थी मेरी यूनिवर्सिटी के लिए। जब मुझे रिवियन से ऑफ़र लेटर आया फुल टाइम का, उसके बाद ही मैं ट्रैवल करके US आई। मेरी एक जो लर्निंग थी वो ये थी कि जब आपका ट्रांजिशन फेस चल रहा है, जैसे मेरा F1 से F1 OPT पे मैं जा रही थी, अवॉइड कीजिए ऐसे टाइम पे ट्रैवल। अगर आप ट्रांजिशन फेस पे हैं, F1 से F1 OPT या F1 से H1, अगर आप ट्रांजिशन में हैं तो बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिए, आप US में ही रहिए। दूसरी लर्निंग ये है कि आपके पास F1 वीज़ा के बाद कुछ टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप अपना EAD स्टार्ट डेट जितना लेट हो सके उतना लेट दें, क्योंकि यू हैव टू यूटिलाइज वो 60 डे पीरियड। आई थिंक विद इन 60 डेज यू हैव टू फिगर आउट, आपको अपनी जॉब निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएट हो रहे हैं 1 मई को, 1 जून और 1 जुलाई तक आपके पास टाइम है जॉब ढूंढने के लिए और OPT में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप अपनी EAD स्टार्ट डेट, यू हैव टू अप्लाई फॉर योर EAD वे बिफोर आप ग्रेजुएट हों। तो आप सबसे पहले तो अप्लाई टू मच अर्ली, वेल प्रिपेयर्ड रहिए। आप बहुत पहले EAD के लिए अप्लाई कर दीजिए और EAD स्टार्ट डेट की डेट आप वो दीजिए जो आपका एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब अगर आप 1 मई को ग्रेजुएट हो रहे हैं तो जून जुलाई, 1 जुलाई से थोड़ा सा पहले मान लीजिए, मतलब 25 जून में भी 1 वीक पहले आपके वो 60 डे पीरियड ख़त्म होने के 1 वीक पहले की EAD स्टार्ट डेट दें, ताकि आप उस टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। एम्प्लॉयर्स यूजुअली बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि आपका EAD सो एंड सो डेट को शुरू हो रहा है तो वो आपकी ज्वाइनिंग डेट अकॉर्डिंगली कर देंगे। बट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर जॉब नहीं मिली तो यू विल स्टिल हैव टाइम। आप अपने EAD के कुछ दिन वेस्ट नहीं करेंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा EAD पहले शुरू हो गया था, रिवियन का ऑफ़र लेटर मुझे 2 हफ्ते बाद आया, तो वो 2 हफ्ते मेरे वेस्ट हुए थे EAD के। ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट स्टिल इट्स प्रेफर्ड, क्यों ना यूटिलाइज़ करके आप EAD की जो स्टार्ट डेट है उसको थोड़ा सा ऐसे टाइम पे रखिए जब आपको लग रहा है कि आपका ऑफ़र लेटर आएगा। अगर जल्दी आएगा तो जल्दी, अगर आपके हाथ में ऑफ़र लेटर है तो फिर डेफिनेटली आप EAD डेट स्टार्टिंग उसके अकॉर्डिंग दे दें। बट अगर नहीं है ऑफ़र लेटर तो आप अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे साथ मेरा जो इमिग्रेशन 5 घंटे मुझे क्यों रखा गया था, क्योंकि मेरे हाथ में फिज़िकल कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर नहीं था। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी पे बिल्कुल मत जाइए, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए आपके पास।
आप उनको कितना भी बोलेंगे कि मेरे फ़ोन में है, मेरे लैपटॉप में है, इट विल नॉट मैटर। आपके हाथ में फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। वो मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप सब रख लिया, उसका पासवर्ड लिखवा लिया था उन्होंने मुझसे, और उन्होंने सब कुछ चेक किया होगा, मे बी व्हाट्सएप, फ़ोटोज़, सब कुछ। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे उन चीज़ों में कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो उनको वजह दे मुझे वापस में भी भेजने की या कुछ भी मेरे साथ गलत होने की। और थैंकफुली उन्होंने कोशिश मतलब पूरी की कि कुछ मिल जाए, और उनको नहीं मिला। और मैं जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी में जो मैं कर रही थी, ये रिवियन से पहले, मेरे ED शुरू होने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में थी, और रिवियन का ऑफ़र लेटर आने के बाद मैंने ट्रैवल किया। बट जो यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में नहीं था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपका ऑफ़र लेटर का है। मैंने कहा मैं लैपटॉप में दिखाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वेयर इज़ योर फिजिकल ऑफ़र लेटर। और मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास लैपटॉप में था, और वो सब कुछ उस चीज़ ने ख़राब कर दिया। इतना ज़्यादा बहुत बेकार सिचुएशन होती है वो, जब 5 घंटे वो इमिग्रेशन में आपको बोल रहे हैं कि कहाँ है आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स, बट सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। मेक श्योर हार्ड कॉपी आपके पास हमेशा रहे। मेक श्योर ट्रांजिशन फेज़ में आप इंटरनेशनली ट्रैवल ना करें। मेरे हाथ में F1 OPT का EAD कार्ड था। प्रॉब्लम वॉज, मेरे हर एक एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर अपने हाथ में रखो, और स्पेशली जो करंट एम्प्लॉयर है उसका, और वो करंट एम्प्लॉयर का रिवियन के पास मैं जा रही थी, तो वो ऑफर लेटर मेरे पास था। बट जो यूनिवर्सिटी में मैं जॉब कर रही थी, उसका ऑफर लेटर मेरे हाथ में नहीं था, बट इट वाज डिजिटली अवेलेबल, नॉट इन हैंड, तो वो ज़रूरी था। एट द एंड 5 घंटे के सारे क्वेश्चनिंग के बाद जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने जवाब दिया, और उन्होंने एट द एंड यही कहा कि रिवियन के ऑफर लेटर की वजह से वो मुझे जाने दे रहे हैं। मैं इस तरह से मेरा इमिग्रेशन क्लियर हुआ और मैं बाहर आई। तो कुछ और कंक्लूजन्स जो मैंने निकाले वो ये हैं कि नंबर 1, हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिज़िकल कॉपी में रखिए, डिजिटल में नहीं। फ़ोन, लैपटॉप वो नहीं देखेंगे, फिज़िकली हैंडी होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं और जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं, उनका अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो टाइम फ्रेम कि आप कब से कब तक जॉब किए, और अब अगर करंट एम्प्लॉयर है तो उसका मतलब वेरिफिकेशन लेटर कि आप वहीं जॉब कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में आप चेंज कर रहे हैं और आपके पास ऑफ़र लेटर है तो उसका भी कोशिश करिए सारे एम्प्लॉयर्स का ऑफ़र लेटर आपके हाथ में हो फिज़िकली, बिकॉज उसी की वजह से आप US में हैं, क्योंकि आपकी कंपनी आपको यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही है रहने के लिए। सो मेक श्योर फिज़िकल कॉपी हो। नंबर 2, EAD स्टार्ट डेट कोशिश कीजिए जितना आपको जो अनुमान लग रहा है कि जब आपको जॉब मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग EAD स्टार्ट डेट रखिए, और अप्लाई वे बिफोर। एंड का वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी EAD का अप्लाई कर दीजिए। नंबर 3, आपसे अगर वो ऐसी इमिग्रेशन पे या कोई भी ऑफिसर अगर आपसे पूछ रहा है कोई भी क्वेश्चन, और अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दीजिए फ्रैंकली, आई डोंट नो। आप उनको गोल गोल मत घुमाइए, क्योंकि उनको सब पता होता है, वो सारी हिस्ट्री निकलवा लेते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो आप उनको पहली बात तो झूठ तो कभी मत बोलिएगा, और अगर नहीं पता है कोई चीज़ तो बोल दीजिए आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। मैं भी बहुत पैनिक हुई थी कि ये क्या हो रहा है, और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपको पता भी है कोई जवाब तो आप कुछ तो भी उल्टा जवाब दोगे। मतलब मेरे साथ ये हुआ था, उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन्स पूछे जो मुझे पता थे कि मैं इतने घंटे काम कर रही हूँ, बट मैंने वहाँ पर कुछ और ही घंटे बोल दिए, बिकॉज दे आस्क्ड मी कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो पर वीक, और मुझे पता था मैं पर वीक इतने घंटे काम कर रही हूँ, बट उधर मेरा दिमाग ही काम नहीं किया और मैंने कुछ भी नंबर दे दिया, और वो इट जस्ट फ्लैग्स के ये आपने गलत बोल दिया। इसलिए गलत तो बिल्कुल मत बोलिए। अगर आपको डाउटफुल है तो आप ये बोल दीजिए, अगर आप पैनिक्ड हैं तो आप ये बोल दीजिए आई डोंट नो, बट गलत जवाब मत दीजिएगा, वरना आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा 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 इन हैंड रखें। जो दूसरी चीज़ मुझे बतानी है आपको वो है F1 OPT पे आप आ गए, बट फिर जब आप एक्सटेंड करेंगे अपना F1, जो लोग स्टेम से बिलोंग करते हैं वो जब अपना F1 एक्सटेंड करेंगे, स्टेम एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, अगर वो करें तो उनके लिए किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, अगेन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए, लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। मैं अपनी टाइमलाइन एक बार बताती हूँ। मेरी टाइमलाइन ऐसी थी कि मैंने अप्लाई किया था 22 दिसंबर को, और ये बात है 2023 की।
मैं काफ़ी लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट और शायद रूल्स काफ़ी थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने अप्लाई किया था December 22 को 2023। मेरा अप्रूवल आ गया था May 16 को 2024। So 5 months, almost 5 months for STEM extension approval. EAD card produced on June 1st within 15 days of approval. June 1st 2024 को मेरा EAD card produce हो गया था और EAD card was received on June 5th, मतलब within a week of EAD being produced मेरे हाथ में EAD card था, which is June 5th finally. So the total time frame is I applied on December 22nd and I got my EAD card in hand June 5th. Condition applied, there was no RFE. RFE means request for evidence. There was no RFE in my case, so I got saved. But अगर RFE है तो और थोड़े प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा लीजिए। दैट्स वाई अप्लाई वे बिफोर लास्ट, जितना भी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू गेट योर STEM एक्सटेंशन इमीडिएटली। क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि उनके पास रिकॉर्ड्स रहते हैं कि आपका EAD एक्सपायर हो रहा है, यू नीड योर न्यू EAD। उनके लिए अपना नया EAD कार्ड चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट ब्रेक ना हो। अगर आप कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट you have all your details readily available. Okay, that's all for this video. मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा all over the place होगा, but if you have any questions related to my experience at immigration, please comment down or you can reach out to me on Instagram or Facebook. I am available on social media apps. Instagram और Facebook ID की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उस लिस्ट में उन्होंने मुझे डाल दिया था कि मैं नेक्स्ट 1 ईयर तक जब भी मैं US से बाहर जाऊंगी और जब भी मैं US वापस आऊंगी, माई पासपोर्ट नंबर विल बी फ्लैग्ड इमिग्रेशन पे और मुझे हमेशा सेकेंडरी इंस्पेक्शन पे लेंगे। उन्होंने मुझे तभी बोल दिया था ये चीज़। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड US, बेटर बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं कहीं से भी एंट्री लूँगी, दे विल ग्रैब मी इन द सेकेंडरी इंस्पेक्शन और वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो सेकेंडरी इंस्पेक्शन में जाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पास अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर रखिएगा इन हैंड, मतलब गलती से भी उनको चेक इन बैगेज में मत डाल दीजिएगा, अपने कैरी ऑन में भी मत, मेरे ख्याल से बैकपैक में रखिएगा ताकि आप उनको अपने पास रखें, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें और जब भी ज़रूरत पड़े आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएं एंड इट विल बी वेरी ईजी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मे बी दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर से। बाय बाय, टेक केयर।